Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to start up with the chapter Biological Classification. In case you haven't watched my previous video, you may check it as well. So अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बट लेटर ऑन मैं लिखूँगी भी साथ साथ में, आपको एक्सप्लेन भी करूँगी जिससे कि आपको टाइम मिल जाए नोट डाउन करने का. एंड या लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री क्या थी, कैसे क्लासिफिकेशन शुरू हुआ. ये साइंटिस्ट सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, आ जाता है पेपर में. फर्स्ट इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एंड इन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज थियोफ्रास्टस. थियोफ्रास्टस जो थे वो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंशियन प्लांट एक्सोनॉमी. अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि फादर ऑफ प्लांट एक्सोनॉमी तो कैरोलस लीनियस है. आपने गलत बोला है इसमें, बट एक्चुअली कैरोलस लीनियस इज फादर ऑफ प्लांट एक्सोनॉमी, बट थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ एंशियन प्लांट एक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बॉटनी भी यही है. तो इन्होंने भी कैटेगराइज करा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, लाइक ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, अंडर श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए. नेक्स्ट इज कैरोलस लीनियस, सबको ही पता है इनके बारे में. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी, एनिमल टेक्सोनॉमी, बाइनोमियल सिस्टम, क्लासिफिकेशन साइंस. इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इसमें इन्होंने कैटेगराइज करा था लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू 2 किंगडम्स. दैट वाज फर्स्ट इज एनिमल एंड सेकेंड इज प्लांटे. दैट इज एनिमेलिया एंड प्लांटे किंगडम में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करा. बट इसके भी कोई डीमेरिट्स निकले. पहला डीमेरिट क्या था कि इन्होंने प्रो कैरियोट और यू कैरियोट को एक ही उसके अंदर रख दिया, किंगडम के अंदर रख दिया. दैट वाज प्लांटे. दूसरा यह करा, हमारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे स्पाइरोगाइरा. तो इन्होंने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर रख दिया, किंगडम algae plantae. ठीक है. I would just like to take a minute of yours. We all know 11th is a very tough grade, so we need precise notes for proper revision and questions to practice. I highly recommend ISC Oswald books for class 11th. Over here I have this mathematics book. It has mind maps, mnemonics, some questions to practice, revision notes with proper illustrations and diagrams. This book also has an extra feature, and that is answering tip and commonly made error, which helps you to rectify your mistake and to be aware of the possible mistakes you might do in your exam. Let's come to physics chapter, units and dimensions. They have provided you proper table, mind maps, mnemonics, along with questions of 1, 2, 3 and 5 marks, and separately numericals and self-assessment paper. This book is all in one. I highly recommend this book. Link is in the description box. Buy it now. अब थर्ड क्या है हमारा, हेट्रोट्रॉफिक फंजाई. हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो होता है जो दूसरों पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए. तो हेट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक यानी जो खुद ब खुद अपना खाना बनाता है, सर्वाइवल खुद ब खुद करता है. तो इसमें क्या था, ये 2 थे, ये हेट्रोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक, ये फंजाई, ये प्लांट. इन्होंने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करा, इन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया. बट इन्होंने ये भी नहीं देखा कि इनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है. फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरा है प्लांट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फोर्थ उन्होंने क्या गलत करा, यूग्लिना, जो ना ही प्लांटे में आ सकता है ना ही एनिमेलिया में आ सकता है, इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन करा ही नहीं. यानी कि इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जैसे यूग्लिना, ये किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे थे प्लांट और एनिमेलिया में. और फिफ्थ है पैरामीशियम और अमीबा, यानी कि जो पैरामीशियम अमीबा, इनको एनिमल किंगडम में रख दिया जबकि इनकी सेल वॉल एब्सेंट है. तो उन्होंने बोला ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट हो तो एनिमल किंगडम में रख देते हैं, बट एक्चुअली में एनिमल किंगडम में रहने लायक थे ही नहीं. इनके भी अपने अपने डिफरेंट फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि डिफ्रेंशिएट करती थी उनको एनिमल किंगडम में रहने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. तो आपने बेंथम और हुकर के बारे में सुना ही होगा. इन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी. देखो, इन्होंने एक बुक लिखी थी जेनरा प्लांटेरम. तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया. दूसरा, दे गिव बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन
दैट इज स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीडेड प्लांट्स। अब देखो इसमें एक टेबल दे रखी है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये है स्पर्मेटोफाइटा। इसके अंदर है 202 फैमिलीज। इसको 3 कैटेगरीज में, 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन एंड बीच में जिम्नोस्पर्म। अब ये चीज़ याद रखना कि कितनी फैमिलीज है, कितनी फैमिलीज है हमारी टोटल। एक मिनट, मेरा हाईलाइटर कहाँ चले गया। हाँ, इनके पास कितनी फैमिलीज है टोटल, 202 फैमिलीज है। अब डाइकॉट में कितनी फैमिलीज है, 165 फैमिलीज। जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज आती है और मोनोकॉट्स में 34 फैमिलीज आती है। 202 फैमिलीज इन स्पर्मेटोफाइटा, और उसको कैटेगराइज करा है 3 क्लासेस में। डाइकॉट में है 165 फैमिली, जिम्नोस्पर्म में है 3 फैमिलीज और मोनोकॉट में है 34। तो मेरे साथ बोलो, डाइकॉट में कितनी है 165 फैमिलीज, मोनोकॉट में कितनी है 34 फैमिलीज और हमारी जिम्नोस्पर्म में ओनली 3 फैमिलीज। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी किसके बेसिस में थी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ, मेरी राइटिंग गंदी बन रही है आज, पता नहीं क्यों, एनीवेज जल्दी जल्दी लिखते हैं। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, एंड जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दी थी इट वाज नेचुरल। और थर्ड क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसके भी डीमेरिट्स थे, इसके भी डीमेरिट्स थे। इसमें जो फाइलोजेनी है प्लांट्स की, वो तो कंसिडरेशन में लाई ही नहीं, नॉट कंसिडर्ड। फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि जो इसमें ये जो टेबल दे रखी है इसमें जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा है, लेकिन फाइलोजेनी के हिसाब से सबसे पहले हमारा जिम्नोस्पर्म आएगा, उसके बाद आएगा डाइकॉट और फिर आएगा मोनोकॉट। बट यहाँ तो पहले डाइकॉट आ रहा है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद मोनोकॉट। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये रिजेक्ट हो गया था बाद में। तो आप देख लो ये सारा का सारा अभी तक जो हमने करा। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे R.H. Whittaker। R.H. Whittaker तो 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा इन्होंने। ठीक है, सो इसमें कौन कौन से आते थे ग्रुप, मोनेरा, साथ साथ में बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और उसके बाद एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इसमें हम फंजाई को माइकोटा भी कहते हैं, माइकोटा किसने दिया नाम, माइकोटा नाम दिया था कोपलैंड ने, एंड बाद में इनका नाम मोनेरा हुआ। अच्छा, इसमें करेक्शन करना, ये नहीं है, ये था माइकोटा। सो इसमें आपको मैं क्या बताना चाह रही थी, जो मोनेरा है वो नेम दिया था डॉटरी एंड एलन, और जो माइकोटा नाम था वो कोपलैंड ने दिया था, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ओके, तो इन्होंने सिर्फ एक चीज़ के बेसिस में क्लासिफिकेशन नहीं करी थी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बेसिस में करी थी क्लासिफिकेशन। लाइक पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस में, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस में। तो इन्होंने एक, आपने देखा होगा एक बलून डायग्राम है, अपनी एनसीईआरटी को रेफर करना,
उसमें आपको एक बलून डायग्राम दिखेगा, तो वो आर.एच. विटेकर ने ही दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। उसमें बेसिकली दिखा रखा है, सब इस साइड है किंगडम प्लांटे, बीच में किंगडम फंजाई, साइड में किंगडम एलिमेलिया, बीच में प्रोटिस्टा है और नीचे है किंगडम मोनेरा। उन्होंने यही सारे जो फैक्टर्स मैंने बताए उनके बेसिस में इनको क्लासिफिकेशन कर रखा है। और लाइक अगर आपको याद करना है उससे आप कर सकते हैं, बट हम एक इम्पॉर्टेंट टेबल में आते हैं पहले। अब देखो इस टेबल में हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सबके अंदर डिफरेंट टाइप, सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं। तो एक चीज़ याद रखना, मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। पहला ये हो गया। अब सेल वॉल की बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था फंजाई में इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी रहती है, प्लांट्स में सेल्यूलोज से बनी रहती है और एनिमल्स में तो एब्सेंट रहती है। बट प्रोटिस्टा में किसी किसी में सेल वॉल होती है, किसी किसी में नहीं होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मोनेरा, सो इट इज़ नॉन सेल्यूलोसिक, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। तो ये है हमारा नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनी है इसकी सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें सो इसमें सिवाय मोनेरा के सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सिवाय मोनेरा के सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने चैप्टर 4 में हम आगे करके पढ़ेंगे इन सब के बारे में। एनिमल किंगडम में तो पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर्स में भी दे रखा है इन सब के बारे में। देखो मोनेरा में सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा में भी सेल्युलर, फंजाई में मल्टी सेल्युलर, प्लांट में है टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड एनिमेलिया में है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तीनों के तीनों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है एंड ये हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर नहीं आते, पहले हम इसकी बात करते हैं। सो मोनेरा इज ऑटोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉफिक, फंजाई और एनिमेलिया ऐसे दो हैं जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। ये दो हेट्रोट्रॉफिक है, बाकी सारे ऑटोट्रॉफिक हैं। अब देखो इसमें हमारे ऑटोट्रॉफिक के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, कीमोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक दे रखा है और एक फोटोसिंथेटिक दे रखा है। एंड हेट्रोट्रॉफिक, अच्छा ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और ये भी मैंने देखा नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक भी था। एनीवेज तो देखो कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है और फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है। अच्छा अब यहाँ पर देखना, ऑटोट्रॉफ्स खुद से खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ दूसरों पे डिपेंड करते हैं। यूज़ ऑफ लाइट एंड केमिकल्स फॉर फूड सिंथेसिस, तो जो प्लांट्स लाइट को यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड उसको हम फोटोट्रॉप्स कहेंगे। बट जो प्लांट्स हमारे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर फूड सिंथेसिस, दे आर नोन एज कीमोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है वो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। बट जो पैरासाइट होता है इट डिपेंड्स अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दे डिपेंड ऑन लिविंग और डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। अगर डेड होगा तो सैप्रोट्रॉफ, अगर लिविंग होगा तो पैरासाइट्स। तो अगर आप यहाँ देखोगे इट इज़ ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक सब कुछ है, यानी कि सब कुछ ही है ये। और इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक है। यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक सिर्फ फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, यानी कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है बट सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। एनिमल्स एनिमेलिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक। अब हम आते हैं फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या इंक्लूड होते हैं मेनली, हमें पता ही है बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। सो इट कंस्टिट्यूट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया लिख देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। अब ये हर जगह पाए जाते हैं। ये आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, डेजर्ट्स में मिलेंगे, कहीं आपको डीप ओशन से भी मिल सकते हैं, यानी कि ये आपको हर जगह मिलते हैं। अब इनको भी, बैक्टीरिया को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज शेप। पहला होता है हमारा कॉकस बैक्टीरिया। कॉकस बैक्टीरिया जो होता है इट इज़ स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा बैसिलाई होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके जो बीच में है ये स्पोर है एंड इसको बैसिलस भी कहते हैं,
बैसिलाई, बैसिलस, जो कुछ लिखना है लिख सकते हो। बाकी हमारा थर्ड में आता है स्पिरिलम। वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ही समझ लो। उसको हम कहते हैं, बैसिलस लिख दो इसको, स्पिरिलम। एंड लास्ट में आता है हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा जैसा होता है, विब्रियो। ठीक है, विब्रियो। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल बात करें, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें, यानी कि हो गया आपका यू बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्के बैक्टीरिया, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसको हम कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, माइकोप्लाज्मा। इसका साइज क्या होता है, 0.3 μm, दैट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। अब देखो, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल एब्सेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पर लिख देती हूँ, 3 डोमेन थ्योरी कार्ल बूच ने दी थी। इन्होंने बोला कि आर्के बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इनको एक सेपरेट किंगडम मिलने का हक है, राइट। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक सुपर किंगडम कैटेगरी होती है ना, एक एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी, यानी किंगडम से भी हाई लेवल वाली कैटेगरी को डोमेन कहते हैं। अब देखो, हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ये मोनेरा का ही पार्ट है, आर्की बैक्टीरिया के फीचर्स। और हाँ, अगर हम कॉकस की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, एंड ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। एंड इनका एग्जाम्पल है माइक्रोकॉकस। इसका हो सकता है हमारा एस्केरिकिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई, लिख देती हूँ मैं, ई कोलाई। और इसका होता है स्पिरिलम वॉलेंटेंस, एंड ये विब्रियो कोलेरा, इससे कोलेरा डिजीज़ भी होती है। हाँ, आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। तो ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब अगर वो हाईली सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं, यानी कि सेलाइन एरिया में रह सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं हैलोफाइल्स। एंड अगर वो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। और अगर वो मार्शी एरियाज में रह सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिथानोजेंस, मिथानोजेंस। ठीक। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, ये डिफरेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया से, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि इनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहना होता है। तो आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड, मे बी द स्टोरेज इन माई फ़ोन कॉज दिस प्रॉब्लम। एनीवेज, हम बता रही थी कि इनका स्ट्रक्चर सेल वॉल का इसलिए अलग होता है क्योंकि ये अडेप्टेड रहते हैं टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, जो भी है। ठीक है। अब देखो, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, हाईली सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उनको हैलोफाइल्स कहते हैं, और जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको मिथानोजेंस कहते हैं। एंड मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ ruminant एनिमल्स लाइक बफेलो एंड cows, and they also produce methane, that is biogas, from the dung of these animals. Next है eubacteria. What is eubacteria? Any guesses? तो देखो, eubacteria में क्या होता है, इनका एक और नाम होता है ट्रू बैक्टीरिया। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल
एंड अगर ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल यानी कि अगर ये मूवमेंट शो करते हैं तो इनके पास एक फ्लैजिलम रहता है। अब इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज BGA। BGA को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सो इनके पास क्लोरोफिल ए रहता है विच इज़ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, एंड इनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसमें है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इसलिए इनको कहते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, राइट, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंशियस हो सकता है, मेराइन वाटर में रह सकता है, फ्रेश वाटर में रह सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, देखो, हाँ, जो साइनोबैक्टीरिया है, दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड O2 ऑन अर्थ, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस O2 ऑन अर्थ। यानी कि जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं हम इनको। तो इनके पास क्लोरोफिल ए रहता है। अगर इनके पास क्लोरोफिल ए होगा तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। कैरोटेनॉइड्स भी रहता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ येलोविश कलर। फाइकोसाइनिन भी होता है इनमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ब्लू कलर, एंड फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड कलर। एक एक्सेप्शन है, ये मत सोचो ब्लू ग्रीन एल्गी हमेशा ब्लू ग्रीन कलर के ही होंगे। हमारा एक ट्राइकोडेस्मियम है, ट्राइकोडेस्मियम, इट इज़ रेड कलर्ड। कौन से कलर का है ये? रेड कलर का। तो कभी कभी क्या आपने सुना होगा रेड सी में रेड कलर क्यों रहता है? यही रीज़न है, रेड सी का रेड कलर इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी एक यू बैक्टीरिया पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड कलर इन रेड सी। तो अब हम बात करते हैं, कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये होता है स्पेशलाइज सेल्स में, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल्स में। उन सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट्स। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या हो गया? नॉस्टॉक और एनाबेना, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। बाकी हमारे आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। उनका यही काम होता है कि वो खुद ब खुद फूड का मैन्युफैक्चर करते हैं यूजिंग सम केमिकल्स। जैसे वो ऑक्सीडाइज करेंगे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे हमारे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, ताकि वो ATP प्रोड्यूस कर सके। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं नेचर में। इनका इनमें से जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया होते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। सो जैसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये हेल्प करते हैं कर्ड का फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, और लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करने। तो मैंने आपको बताया था ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। अगर यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं स्पिरुलिना। सो यूनिसेल्युलर BGA इज स्पिरुलिना। ये एक एडिबल ब्लू ग्रीन एल्गी है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फोडर फॉर कैटल। अगर कॉलोनियल की बात करें तब आता है हमारा एनाबेना एंड माइक्रोसिस्टिस, एंड लास्ट आता है हमारा फिलामेंशियस एल्गी। ये है नॉस्टॉक
यानी कि एनाबेना कॉलोनियल है, नॉस्टॉक फिलामेंशियस है और ऑसिलेटोरिया। एक नोट पॉइंट जान लेते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गे का फिलामेंट होता है, बीजीए का जो फिलामेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइकोम। ठीक है। और अगर हमारे बीजीए बहुत ज़्यादा वाटर सरफेस में, जैसे वाटर है, बीजीए का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो गया, तो दैट कैन पल्यूट द वाटर एंड इसको हम वाटर ब्लूम भी कहते हैं। नेक्स्ट किंगडम आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। अब इसके अंदर आते हैं हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। क्या क्या आता है इसमें? डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोवंस। हाँ, अब दिख रहा है? ठीक है। प्रोटोजोआ क्यों लगा? प्रोटोजोवंस है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसमें से हमारे कोई कोई प्रोटिस्ट्स होते हैं, उनमें सेल वॉल होती है। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड chrysophytes both have cell wall, but if we talk about euglenoids, slime mold and protozoans, they do not have a cell wall, अच्छा, हमने एनिमेलिया किंगडम के अंदर पढ़ा था कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है। उसके अंदर हमने पैरासिटिक तो नहीं पढ़ा था, बट सैप्रोफिटिक पढ़ा था। उसके साथ एक और टर्म था, होलोजोइक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ होलोजोइक क्या होता है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, इनकी जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। एंड क्योंकि यूकैरियोट है तो इसका जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये दो प्रोसेसेस होते हैं। सेक्सुअली एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, या तो सेल फ्यूजन से या तो जाइगोट फॉर्मेशन से। अब अगर हम इसके अंदर सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस में दे रखा है। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? इस ग्रुप में दो चीज़ें आती है। फर्स्ट इज डायटम्स एंड सेकंड इज गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का एक और नेम होता है, दैट इज डेस्मिड्स। अब नाउ इसमें पहला, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट, दोनों में पाए जाते हैं। नाउ डाई एटम्स को हम एक और नाम देते हैं, पर्ल्स ऑफ ओशन, बिकॉज दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में रहते हैं और बहुत सारे इनके यूजेस भी होते हैं। तो जो हमारे जैसे क्या एग्जाम्पल, क्राइसोफाइट्स जो कि पैसिवली वाटर में तैर रहे हैं, उनको कहते हैं प्लैंकटन, यानी कि विच फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर, उनको कहते हैं प्लैंकटन। अब जो हमारा डायटम होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है, उनका एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है। ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा, सोप बॉक्स की तरह होता है। अब इनकी जो सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, जिसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। याद रखना, इसमें सिलिका भी एम्बेडेड होता है। और यही रीज़न है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्या होता है ना कि ये जो सेल वॉल है,
डाई एटम्स की जो सेल वॉल है, चाहे डाई एटम ही क्यों ना मर जाए, बट जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो बॉटम ऑफ द सी में डिपॉजिट हो जाती है, एंड इसी को कहते हैं हम डाई एटोमेशियस अर्थ। इसका एक और नाम होता है केसल घर। समझे आप? इसकी जो सेल वॉल है वो कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय होती है। लिख देती हूँ, सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है कभी भी, rather than that it deposits in the bottom of the sea, that is known as diatomaceous earth या फिर केसल घर। बता दिया मैंने आपको, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में ड्यू टू वेरी हाई नंबर ऑफ देम इन दी ओशंस। और ये किस किस काम में आते हैं? पहला, स्टोन पॉलिशिंग, एंड दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। स्टोन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। बाकी अगर हम यूजेस बताएं तो एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स, साउंड प्रूफिंग एक्सेट्रा। मेनली इनका रिप्रोडक्शन टाइप कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है थ्रू बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल थ्रू बाइनरी फिजन। दैट वाज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स। इसको एक बार देख लो ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा डिनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो भी कह सकते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स। नाउ इसको एक नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज इट इज़ अ प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजिला। इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनली है, दूसरा ट्रांसवर्सली है। ये ज़्यादातर मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, एंड ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर में दिखते हैं आपको, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट जो इनके सेल्स में प्रेजेंट रहता है। एंड बाकी एग्जाम्पल ऑफ रेड डिनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल बताओ क्या है? गॉनियोलैक्स। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है, जिस वजह से सी रेड दिखने लग जाती है। तो कभी कभी आपको दिखेगी, तो एक रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और दूसरा रीज़न हमने ये बता दिया आपको, गॉनियोलैक्स रेड डाइनोफ्लैजेलेट जो होता है। बाकी इफ़ वी टॉक अबाउट, ओके लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉक्टिल्यूका, वो भी एक डाइनोफ्लैजेलेट है, और गॉनियोलैक्स, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है वो लाइट एमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, बुलाया जाता है एक और नाम से, नाइट लाइट। दूसरा क्या है? क्योंकि जो गॉनियोलैक्स है वो सी वाटर में स्प्रेड कर जाता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन दिखाता है, और यही रीज़न है कि सी रेड दिखता है, इसलिए इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, रेड टाइड। कौन से नाम जाने अभी हम? नाइट लाइट, जिसमें नॉक्टिल्यूका गॉनियोलैक्स है, और गॉनियोलैक्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज़ रेड टाइड। और बाकी आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, जो जिम्नोडियम है, जिम्नोडिनियम और गॉनियोलैक्स, ये सेक्रीट करते हैं टॉक्सिन्स विच कॉजेस पैरालिसिस इन ह्यूमन बींग्स। एंड ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं हमारे डिनोफ्लैजेलेट्स विच कैन किल मरीन एनिमल्स
जैसे फिशेस। बाकी जो हमारा डिनोफ्लैजिलेट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी बिकॉज दे अपेयर एज ग्लोइंग लाइट्स ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस। फायर एल्गी भी कहते हैं। तो ऐसे कितने नाम हो गए देखो, गोनियारक्स का एक नाम हो गया नाइट लाइट, रेड लाइट, नॉक्टिल्यूका का हो गया नाइट लाइट, जिम्नोडियम गोनियोलैक्स सेक्रीट करते हैं टॉक्सिन, और डायनोफ्लैजिलेट्स का एक और नाम होता है फायर एल्गी बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स का एक और नाम होता है मिक्सोमाइसिटीज। तो अब हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो स्लाइम मोल्ड को हम मिक्सोमाइसिटीज भी कहते हैं एंड ये होते हैं हमारे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स एंड ये डीकेइंग ट्विग्स और लीव्स में मिल जाएंगे जहाँ पर ये फेगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब देखो, अगर हमारे सूटेबल कंडीशंस होंगे तो इसमें क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जो बाद में ग्रो करता है एंड बहुत दूर दूर तक सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है। उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर हमारे अनफेवरेबल यानी कि अनसूटेबल कंडीशन हो गए तब क्या होगा, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, समझ लो ये स्लाइम मोल्ड है, ऐसा दिखता है कुछ, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। इसमें जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू करेगा। फ्रूटिंग बॉडी दिखती कैसी है? अच्छा, फ्रूटिंग बॉडी का एक और नाम होता है स्पोरेंजियम। कुछ ऐसा। और उसके बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से स्पोर्स निकलने शुरू हो गए हैं एंड ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें होती है ट्रू वॉल्स, और जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको हम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। अब इस सारा समराइज कर देते हैं सारा का सारा। देखो, सूटेबल कंडीशन हुए तो एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, ग्रो करेंगे, स्प्रेड करेंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। बट under unfavorable condition, formation of fruiting bodies will occur and the fruiting bodies are also known as sporangium. It will lead to the formation of spores which possess true walls. एंड बाकी हमने पढ़ ही लिया कि सैप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट होते हैं एंड इनको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। ये बहुत सालों तक एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड ये जो स्पोर्स हैं ये एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल, फाइसेरम। नेक्स्ट हमारा आता है यूग्लिनोइड्स। तो इनमें से बहुत सारे यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि उन वाटर में पाए जाते हैं जो रुका हुआ पानी होता है। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल टेस्ट शेल। यूग्लिनोइड के पास होती है यूग्लिनोइड्स के पास होती है एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम कहते हैं पेलिकल, और यही रीज़न है कि वो इतना फ्लेक्सिबल होता है। इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, इसके पास भी 2 फ्लैजेला है, डिनोफ्लैजिलेट्स की तरह 2 फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट वन और एक लॉन्गर वन। नाउ अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, बट अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटेरोट्रॉप्स बन जाएंगे एंड ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। तो बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे नहीं, मेरा मतलब है जो यूग्लिनोइड्स में पिगमेंट होते हैं
वो सेम होते हैं हायर प्लांट्स के पिगमेंट की तरह। तो एग्जाम्पल है, नाम से डराइव हो रहा है, यूग्लीना इज़ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटोजोन्स। थोड़ा जल्दी करेंगे, अब मैं शॉर्ट में करूँगी सारी चीज़ें, अभी तक हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी अब मैं सिर्फ। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। सो ये हेट्रोजॉब्स होते हैं एंड ये प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह लिव करते हैं। और बाकी इसका एक मेजर पॉइंट है, दे आर नोन एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों के पुराने रिश्तेदार प्रोटोजोन्स। पहला होता है एमीबॉइड प्रोटोजोवन। एमीबॉइड प्रोटोजोवन, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, अगर वो किसी प्रे के मतलब प्रे को अब जिंदा तो रहना ही है ना, तो प्रे को खाने के लिए वो अपना स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा में। और बाकी एक और एग्जांपल है इसके अंदर एंटमीबा, वो पैरासाइट्स होते हैं। इसमें एग्जांपल हो गए अमीबा, एंटमीबा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, जिसमें फ्लैजिला रहता है, ट्रिपैनोजोमा इसका एग्जाम्पल है। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोवन, इसमें सीलिया होता है, एग्जाम्पल पैरामीशियम। और लास्ट है हमारा स्पोरोजोवंस, इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें आता है एक सबसे नटोरियस मलेरियल पैरासाइट। नाम बताओ क्या है मलेरियल पैरासाइट का? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इट कॉजेस मलेरिया। अब किंगडम फंजाई ही बचा है जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, बाकी उसके बाद सारा का सारा जल्दी हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो किंगडम फंजाई की बात करते हैं, तो इसमें मोस्टली सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जैसे हमारे कॉमन मशरूम्स हो गए, टोडस्टूल्स हो गए, ये चीज़ फंजाई कैटेगरी में आते हैं। एक यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल बताऊँ तो वो यीस्ट होता है। बाकी एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है फंजाई, एंड इट इज़ नोन एज, एग्जाम्पल क्या है इसका? पेंसिलियम। बाकी हमारा एक वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई भी होता है, सुना ही होगा नाम। वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई इज प्यूसिनिया। ठीक है। अब देखो, हमारा जो फंजाई होता है यीस्ट, वो यूनिसेल्युलर है, लेकिन कोई कोई फिलामेंशियस फंजाई भी होते हैं। तो इसमें इनकी बॉडी कुछ थ्रेड लाइक लॉन्ग स्लेंडर पतली सी होती है, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है? ये कुछ ऐसा दिखता है, एंड इनको ही, ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, इनको हम हाइफे कहते हैं, हाइफे। और इसी पूरे नेटवर्क को कहते हैं हम माइसीलियम, यानी कि लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक इज हाइफे बट द ओवरऑल नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। बाकी जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो बनती है काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से, बट मेनली काइटिन से बनती है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। बहुत सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, किन से? डेड सबस्ट्रेट से, इसलिए उनको सैप्रोफाइट कहते हैं। बाकी जो लिविंग प्लांट और एनिमल में डिपेंड करते उसको पैरासाइट कहते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता ही होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उसको हम कहेंगे लाइकन। बट अगर एक फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन है तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है,
फंजाई और एल्गी का संबंध लाइकन, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट का संबंध माइकोराइजा। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जान लो, इसमें रिप्रोडक्शन फंजाई में फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग इन सब से होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो स्पोर फॉर्मेशन जैसे कोनिडिया, स्पोरांजियो स्पोर्स भी कहते हैं या फिर जू स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊ स्पोर्स से होता है। याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊ स्पोर से, बाकी सारे जितने भी जू स्पोर हैं, कोनिडिया है, स्पोरांजियो स्पोर्स है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या फिर दो नॉन मोटाइल गैमेट, उनके बीच के फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं हम प्लाज्मोगैमी। एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगैमी। तो इसमें क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जाइगोट हो गया, इसमें मियोसिस हुआ और ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा जो कि होता है हैप्लॉइड इन नेचर। देखो किसी किसी फंजाई में क्या होता है, जब फ्यूजन होता है वो दो हैप्लॉइड सेल के बीच में हो रहा है तो वो अचानक से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन किसी किसी फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज एक बीच में डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं डाइकैरियन, और फेस को कहते हैं डाइकैरियोफेस ऑफ फंगस। सपोज फ्यूजन हुआ दो हैप्लॉइड सेल्स का विच इज़ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई फंजाई एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज, ए और बी से याद करना, इसमें होता है डाइकैरियोफेस, यानी कि एक इंटरवीनिंग स्टेज आता है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन। कंडीशन को डाइकैरियन कहेंगे, फेस को डाइकैरियोफेस कहेंगे। अब ये जो फाइकोमाइसिटीज है सारा बुक्स एक्सप्लेनेशन होगा, बट आई कैन जस्ट टेल यू सम ट्रिक्स, याद आपको ही करना है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, रैम। फाइकोमाइसिटीज रैम से याद करोगे, रैम कुछ भी बोल सकते हो। राइजोपस, साथ में बोलो, राइजोपस अल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस अल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस अल्ब्यूगो म्यूकर। तो इसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम ये याद करते हैं। इसमें जो माइसीलियम है इट इज़ एसेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक। एसेप्टेट है, कोएनोसाइटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, इसमें जूस्पोर से हो रहा है या फिर ए प्लानोस्पोर से भी हो सकता है। जूस्पोर हमारा मोटाइल होता है, ए प्लानोस्पोर हमारा नॉन मोटाइल होता है। एंड बाकी ये गैमेट्स सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि आइसोगैमस होते हैं, या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं जिसको हम एनाइसोगैमस ऊगैमस भी कहते हैं। 3 कंडीशन होती है कि अगर वो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में उसको हम आइसोगैमस कहेंगे, अगर डिसिमिलर होंगे उसको हम एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस कहेंगे। तो इसमें कॉमन एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, याद रखना ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। बाकी अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई इन मस्टर्ड। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड। अल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंजाई इन मस्टर्ड। यानी म्यूकर तीसरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज आप कैसे याद करोगे, ये पेन अस्प्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया, ये पेन अस्प्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया, यानी कि वाई से यीस्ट, पी से पेंसिलम, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, सी से क्लैविसेप्स, एम से माइसीलियम और टी से ट्रफल्स। कौन कौन से हैं,
yeast, penicillium, aspergillus, neurospora, claviceps, mycelium and truffles. So ascomycetes का एक और नाम होता है sac fungi and they are mostly multicellular. बाकी हमारा कभी कभी रेयरली यूनिसेल्युलर हो जाता है, जैसे यीस्ट हो गया. बाकी मल्टी सेल्यूलर में एग्जाम्पल हो तो पेनिसिलियम हो गया. दे आर कॉप्रोफिलस. इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्कोमाइसिटिस कॉप्रोफिलस है, यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग. दैट इज डंग लविंग फंजाई इज एस्कोमाइसिटिस. इसमें पहले वाले की तरह हमारा जो एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है. बाकी इसमें सेक्सुअल स्पोर भी प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं. एंड मेनली मेरा इसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल्स लर्न कराना. तो न्यूरोस्पोरा किस में यूज होता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में. एंड ट्रफल्स आर एडिबल, कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज. नेक्स्ट आता है बसीडियोमाइसिटीज. तो याद हो रहा है ना, पहला हमारा था फाइकोमाइसिटीज जिसमें हमारा एक RAM करके था, जिसमें जो R था इट वाज रिप्रेजेंटिंग राइजोपस, A वाज रिप्रेजेंटिंग अल्ब्यूगो, M वाज रिप्रेजेंटिंग म्यूकर. म्यूकर को हम और हमारा पैरासिटिक फंजाई इन मस्टर्ड था अल्ब्यूगो. और हमारा जो R स्टैंड्स फॉर राइजोपस, इट वाज व्हाट, ब्रेड मोल्ड. बाकी हमारा एस्कोमाइसिटीज़ में आए, उसमें था ये पेन क्लास में अस्प्रीत ने ट्रफल को दिया. यीस्ट हो गया, पेंसिलम हो गया, और क्या हो गया, ट्रफल हो गया, और क्लाविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया. तो कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे याद हो गए. नेक्स्ट है हमारा बैसिडियोमाइसिटीज़. अगर उसने पूछा तो A फॉर एगैरिकस, एस्पोर्जिलस मत लिखना, एस्कोमाइसिटीज़ में आता है. अगर उसने पूछा तो अगर, यानी कि एगैरिकस, उसने, U स्टैंड्स फॉर यूस्टिलागो, P स्टैंड्स फॉर प्यूसिनिया. हमने प्यूसिनिया पढ़ा था, ऑल्सो नोन एज व्हीट रस्ट. एगैरिकस, यूस्टिलागो, प्यूसिनिया. बाकी ये सारा आपको पढ़ना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको क्या ही देनी, इसमें वर्ड टू वर्ड वही चीज़ बता रखी है. चलो फिर भी बता देते हैं कि इसमें हमारे कॉमन फॉर्म्स आते हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाइस या फिर पफ बॉल्स. बाकी ये ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं. इसमें रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन रहती है. प्लाज्मोगामी जो हमने पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप. और इसमें हमारे बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं बेसिडियम में. एंड जो हमारी फ्रूटिंग बॉडीज़ है तो उसमें बसीडियोस्पोर्स अरेंज्ड हो रखे हैं, तो उनको बसीडियोकार्प्स कहते हैं. एग्जाम्पल एगैरिकस मशरूम, यूस्टिरागो, स्मट, प्यूसिनिया हो गया हमारा रस्ट फंजाई. नेक्स्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज. ड्यूटेरोमाइसिटीज आप कैसे याद करोगे, ट्राई, ऑल्टर एंड कलेक्ट. ट्राई, ऑल्टर एंड कलेक्ट. ट्राई स्टैंड्स फॉर ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ठीक है. तो ट्राई, ऑल्टर एंड कलेक्ट, जिसमें हमारा ट्राइकोडर्मा है, ऑल्टरनेरिया है और कलेक्टोट्रिकम है. इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन. बाकी ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे किस स्ट्रक्चर से, कौन से स्पोर के फॉर्मेशन से, कोनिडिया फॉर्मेशन से. एंड एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए. बाकी हम आते हैं किंगडम प्लांटे में. देखो प्लांटे में आप सबको ही पता है कि ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं, ये सबको ही पता है. क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं एंड इनको प्लांट्स कहते हैं. कोई कोई हमारी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए. एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ब्लैडरवॉट, और दूसरा आपने सुना ही होगा वीनस फ्लाई ट्रैप आर सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट. और कस्क्यूला इज अ पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट लिख देते हैं. बाकी हमारा प्लांटे में बहुत सारी चीज़ें आती है, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और हायर प्लांट्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. एंड
इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें 2 फेजेस आते हैं. फर्स्ट इज डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज. स्पोरोफिटिक फेज. और दूसरा आता है हमारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज. ये हम बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि कितने फेज होते हैं, 2. और ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को कहते हैं हम मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस. नेक्स्ट है हमारा किंगडम एनिमेलिया. तो किंगडम एनिमेलिया में हमारे हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स दैट इट लैक्स सेल वॉल्स. एंड ये होलोजोइक, इसमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. मैंने आपसे पहले पूछा था होलोजोइक का मतलब क्या होता है. इट मीन्स पहले इंजेशन, यानी कि पहले माउथ में डालेंगे, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस होगा. अब हम आते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, जो भी है, जितने भी है इसमें, लाइकन्स. अब इसमें एक स्टोरी टाइम होता है. तो देखो, वायरस का मेनली मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड. नाउ ये सबसे पहले इवोनस्काई एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने रेकग्नाइज करा. जो टबैको में मोज़ाइक डिजीज TMV चल रही थी, तो उसमें उसने ऑर्गेनिजम्स देखे. तो उसने क्या ऑब्जर्व करा, वो बैक्टीरिया से स्मॉलर थे साइज में, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर रहे थे. उसके बाद MW बिजरनिक ने 1898 में इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड डिस्कवर करा इन द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टबैको, जिसको उन्होंने बोला कंटेजियम वाइवन फ्लूइडम. उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट WM स्टैनले ने 1935 में क्या बताया कि वायरसेस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं एंड इन्हीं क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं. यानी कि ये होस्ट के बॉडी के बाहर तो इनर्ट रहेंगे, लेकिन जैसे अंदर आएंगे वो लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. वायरसेस हमारे होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. अब जो ये वायरसेस होते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है. तो कोई ऐसा वायरस नहीं जिसके पास दोनों RNA DNA दोनों हो. या तो उसमें RNA होगा या तो उसमें DNA होगा. बैक्टीरियल वायरसेस का एक और नाम होता है बैक्टीरियोफेज. तो जो प्लांट में वायरसेस होते हैं, प्लांट में जो वायरस होता है, या तो उसके पास क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. अगर एनिमल की बात की जाए तो या तो वो सिंगल होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है. RNA तो होगा ही होगा, साथ साथ में हो सकता है उसके पास सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA हो. वायरसेस बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड करता है, जैसे इन्फ्लुएंजा और हमारा क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विरोइड्स. तो एक साइंटिस्ट थे T.O. डाइनर करके, उन्होंने क्या देखा, एक जो विरोइड है वो स्मॉलर है दैन वायरस, जो कि नॉर्मली वायरस होता है उससे स्मॉल है. एंड ये एक डिजीज़ स्प्रेड कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कर रहा था. एंड इसके पास नहीं, ये एक फ्री RNA था. एंड इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं था. और प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड. कैप्सिड के अंदर बहुत सारे कैप्सोमेर्स होते हैं, तो इसके पास प्रोटीन कोड नहीं था. तो इनका जो RNA था, अगर था भी तो बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का था.
तो इसलिए इन्होंने इसका नाम विरोइड रख दिया, क्योंकि स्मॉलर वर्जन ऑफ वायरस हमारा विरोइड था. इट वॉज कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर एंड इट लैक्ड अ प्रोटीन कोड. नेक्स्ट है हमारा प्रायंस. तो क्या हुआ, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस थी. देखा जा रहा था कोई एजेंट स्प्रेड कर रहा है, कोई एक एजेंट है जो ये सारी डिजीजेस स्प्रेड कर रहा है, और उसमें एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है. हाँ, इनका वायरस जितना ही साइज वायरस जितना ही था, लेकिन इनको प्रायंस नाम दिया क्योंकि इनके पास दूसरा क्या फीचर था, अनफोल्डेड, मतलब एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. तो ये एक डिजीज कॉज कर रहा है, उसका नाम है बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy, which is also known as BSE, bovine spongiform encephalopathy. इसको कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज. मैड काउ डिजीज ये कैटल में हो रही थी, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जेकब किस में हो रहा था, CR जेकब डिजीज इन ह्यूमंस. तो क्या पढ़ा हमने, प्रायंस एक डिजीज कॉज कर रहे थे जिसका नाम है BSE, दैट इज बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy, विच इज ऑल्सो नोन एज मैड काउ डिजीज. एंड ये ह्यूमंस में भी एक डिजीज स्प्रेड कर रही है, दैट इज नोन एज CR जेकब, दैट इज CJD. नेक्स्ट, लाइकन्स की मैंने आपको बता रखा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक एल्गी और एक फंजाई के बीच में. अगर एक फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है तो वो माइकोराइजा कहलाता है. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एल्गल कंपोनेंट को हम कहेंगे फाइकोबायंट, और जो हमारा फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायंट. तो एल्गल कंपोनेंट को बोला फाइकोबायंट, फंगल कंपोनेंट को बोला माइकोबायंट, जिसमें हमारा एल्गल कंपोनेंट है ऑटोट्रॉफिक और फंगल कंपोनेंट है हेटेरोट्रॉफिक. सो इसमें इनका क्या रिलेशनशिप है, जो एल्गी है वो प्रिपेयर कर रहा है फूड फंजाई के लिए, एंड उसके रिटर्न में जो फंजाई है इट इज़ प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एल्गी एंड ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. सो इनका एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके बिना एल्गी और फंजाई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. सो लाइकन्स एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का. जो हमारे लाइकन्स होते हैं दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स क्योंकि जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं करेंगे, जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे. So that was all for the video guys. Please consider subscribing and liking these videos. क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रही हूँ बायो की, सारे चैप्टर्स की ऑफ क्लास 11th. सो माई मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं हर बार बताती हूँ वीडियो के एंड होने पे. पहला ये है कि आपकी भी हेल्प हो जाए, जितने भी नोट्स पार्ट है आपको मिल जाए, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए, और मेरा भी है कि मेरा भी रिविजन हो जाए. सो इन दिस वे we both are getting benefited. So yeah, that was all for the video. ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, but yeah, let me know in the comment section which chapter you want next. वैसे तो मैं chapter 3 बनाऊंगी next, that is plant kingdom. But still, if you have a greater demand, like अगर तुम्हारी ज़्यादा डिमांड आ गई किसी particular chapter की, then I can make a video on that. So yeah, bye.